ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉक्टर पी.के. झा। नमस्कार। आज के इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने सुना, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे या यूं कहें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. झा। डॉक्टर पी.के. झा, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, सवाल कोरोना से संबंधित तो होंगे ही, लेकिन आज आप हमसे उन सवालों को भी पूछ सकते हैं जो आपकी सेहत को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं। फिर वो चाहे आज के वक्त में जब गर्मी तेजी से बढ़ रही है तो लू से लगने वाली बीमारियां, हीट स्ट्रोक जिसे हम बात कर रहे हैं, हृदय से संबंधित बीमारियां, मधुमेह से संबंधित बीमारियां, उन तमाम सभी व्याधियों पर आज हम चर्चा करेंगे। आपके सवाल, आपकी जिज्ञासाएं, इन सब के लिए आपको फोन करना है 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 23421764। ये वो नंबर है जिस पर आप हमें फोन करेंगे, अपने प्रश्न पूछेंगे, अपनी जिज्ञासाएं हमारे साथ बांटेंगे। दिल्ली से बाहर के श्रोता है तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर झा, सबसे पहले बात आज बढ़ती गर्मी के असर पर। बढ़ती गर्मी दिन पर दिन लोगों पर अपना असर छोड़ती जा रही है, अपना असर दिखाती जा रही है। और अगर हम सबसे पहले वेदर बुलेटिन जिसे हम बात करते हैं, मौसम समाचार की बात करें, तो आने वाले दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ेगा, लू चलेगी जैसा कि कहा जा रहा है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हीट स्ट्रोक, लू, इससे हम अपने आप को कितना बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, और इससे हमसे कौन कौन सी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। डॉक्टर झा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हीट से होने वाले बहुत तरह की छोटी सी जो फुंसियां होती है, हीट रिलेटेड होती है, सनबर्न होता है, भी हीट रिलेटेड होती है। लेकिन जब ये गर्मी के महीने में जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाने लगता है जी, तो जब उसे हम हीट वेव का नाम देते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग हीट वेव उसको हम कहते हैं कि यदि जो नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ का है, वहाँ से 4.5 से 6 डिग्री सेल्सियस तो ज्यादा है जी, जो वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर है कहीं का नॉर्मल, अब वहाँ यदि वो 45 हो गया तो उसको हीट वेव बोलते हैं। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है इंडिया में कि हिली ट्रेन में 30 डिग्री सेल्सियस को ये, और जो मैदानी इलाके में 40 डिग्री। और आजकल जो है ये 40 डिग्री से ऊपर काफी इलाके में जा रहा है, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और इन सब इलाकों में चल रहा है। सो हीट वेव ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। तो इनसे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें जहां तक हो सके जो पीक टाइम होता है गर्मी का, उसमें बाहर जाने से बच सके। यदि कोई बहुत जरूरी ना हो तो अननेसेसरली ना जाए। डॉक्टर झा, ये पीक टाइम कौन सा समय होगा जिसे हम मान के चलें? नॉर्मली 11 से 3 के बीच का जो, वैसे रेंज में लोग 10 से 4 के बीच का भी समय लेते हैं कहीं, लेकिन जो ये कम से कम 11 से 3 के बीच का जो है उसमें मैक्सिमम हीट होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ी सी हीट में वेरिएशन आनी शुरू हो जाती है। तो पहले तो उनसे बचें। यदि जाना ही है तो हम अपने को पूरी तरह से हाइड्रेशन मेंटेन रखें, अपने को हाइड्रेट रखें। तो इसलिए कहावत भी है कि घर से कभी भी खाली पेट ना निकले जी, कुछ खा के निकलना चाहिए ताकि हम उससे इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएंगे, और पानी का बोतल जरूर साथ रखना चाहिए ताकि, और हम उस चीज का इंतजार ना करें कि जब हमें बहुत प्यास लगने लगे तब हम पानी बीच बीच में पीते रहें। और यदि हल्का भी प्यास लगे तो आप समझ जाएं कि इसका मतलब शरीर पानी मांग रहा है, आप डिहाइड्रेशन की ओर जा रहे हैं। गर्मी में बाहर निकलते हैं तो छाते का इस्तेमाल करें तो अच्छा। कपड़े भी ऐसे पहने जो कि थोड़ा रिफ्लेक्ट करे, जैसे व्हाइट क्लोथिंग है, डार्क हीट एब्जॉर्ब करता है, वैसा सारी लाइटें। तो क्लोथिंग पर भी, और ढीला कपड़ा पहने, ढीले कपड़े, ताकि एयर का सर्कुलेशन मेंटेन रहे। और स्वेटिंग हमें होगी वो कूलिंग के लिए होगा। तो स्वेट ज्यादा होने से हमें फिर हीट लॉस, स्वेटिंग ज्यादा होने से वाटर भी लॉस करते हैं, जिससे कि सलाइन जैसे सोडियम और वाटर, इन दोनों का, जो एक्लिमेटाइज पर्सन है, जो काफी ज्यादा हीट
प्रिवेंट एरिया में रह रहे हैं उनका बॉडी एडजस्ट कर लेता है, वो स्वेटिंग एक्सेसिव करता भी है लेकिन सोडियम को प्रिजर्व भी करता है। जी जी डॉक्टर शाह, आपने पीक टाइम बताया 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है, जैसे हम पीक टाइम कह सकते हैं। इस दौरान बच्चे स्कूल में होते हैं और ये वह भी वक्त होता है जब बच्चे स्कूल से लौट रहे होते हैं, स्कूल खुल चुके हैं। बच्चों को क्या विशेष सावधानियां रखने की जरूरत है, हम जानना चाहेंगे आपसे, ताकि हमारे अभिभावक जितने भी हैं बच्चों के, वो जान सके कि छोटे बच्चों को किस तरह से हीट वेव से बचा के रखना चाहिए। अब ये जो हम ये नवीन जी ये देखें कि आजकल जो जहाँ शहर है वहाँ तो एसी बस भी चलती हैं। हाँ जी। उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं है जी। वो तो अंदर का टेम्परेचर उस तरह से मेंटेन रख करके बच्चे जा सकते हैं। लेकिन जहाँ विलेजेस में है, जहाँ एसी नहीं है, इवन बच्चों को पैदल भी जाना पड़ता है जी, तो वहाँ जरूरी है कि अपने को कवर रखें लूज क्लोथ से, ताकि बाहर की जो गर्मी है वो हमारे इम्पैक्ट ना करे, बचा सके। आप देखते हैं कि लोग इसीलिए मुंह ढक करके या कान ढक करके निकलते हैं। और हाइड्रेशन अगेन वही पानी पिए और जो कूल जैसे हो गया नारियल पानी है या शिकंजी बना के रख लिया या अदर भी कोई ORS है, कुछ भी लेकर के रखें और उसको लेते रहें ताकि हमारा स्वेटिंग जो है वो हमें कूल करने में मदद करता है। और यदि स्वेटिंग रुक गई तो अल्टीमेटली तो हमारी बॉडी अपने आप को वो फिर टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करेगा, फिर हम हीटोस्कोप में जाने का पूरा खतरा रहता है। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता अपने सवाल के साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से रामाशीष जी। रामाशीष जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ नमस्कार रामाशीष जी, नमस्कार जी। मैं सर थोड़ा हटके क्वेश्चन है, हमारा सवाल जानकारी है सर। जी कहिए। सर जी, मुझे दिसंबर 12 को साटिका हुआ था, मैं ये जानकारी चाहिए कि साटिका क्यों होता है सर, और इलाज चल रहा है 90% ठीक हो गया, अभी थोड़ा सा बाकी है सर, ये दोबारा तो नहीं उभरेगा, यही जानकारी चाहिए सर। थैंक यू। आप पहले बताएंगे आपको तकलीफ क्या हो रही है जिसको आप साटिका बोल रहे हैं? साटिका सर बाएं पैर में ये हीप से लेकर पैर नीचे तक बहुत तेज दर्द हुआ था सर। अच्छा, हाँ तो आम भाषा में क्या होता है कि किसी भी इस तरह के दर्द को लोग सियाटिका बोल देते हैं कि ये बहुत कॉमन है, इरिटेशन है, लेकिन वो सियाटिका ही नहीं हो सकते हैं, आपकी स्पाइन में भी कहीं नर्व हो वहाँ भी कंप्रेस हो रहा हो, उससे भी है। तो यदि माइनर प्रॉब्लम होती है तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से हेल्प मिल जाता है। ज्यादा कंप्रेशन होगा तो फिर उससे सर्जिकल ही इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो हो सकता है आपको माइनर हो और उसकी वजह से आप फिजियोथेरेपी वगैरह कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगा। और यदि आपका वेट ज्यादा है तो मैं कहूँगा तो वेट भी रिडक्शन हो तो उसमें भी मदद मिलेगी इन सब चीजों में। जी, हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज हमारे साथ गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के डॉक्टर पी.के. झा हैं, जो आपके सवालों का, आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का आज निदान करने के लिए हमारे साथ हैं आज के स्वास्थ्य कार्यक्रम में। फोन नंबर है 23421764। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। आपके सवाल का इंतजार हमें हमेशा रहता है। डॉक्टर साहब, धूप में ज्यादा समय जो बिताने वाले हैं उन्हें हीट स्ट्रोक यानी लू का खतरा रहता है। ऐसे में क्या होता है कि एकदम गर्मी लग रही होती है और लोग बॉटल खोलते हैं और एकदम ठंडा पानी पी लेते हैं। क्या इससे कोई खतरा होने के चांसेस हैं क्या? देखिए, ठंडा पानी हम पी सकते हैं लेकिन बहुत हमें आइस कोल्ड नहीं पीना चाहिए। जी, आइस कोल्ड नहीं पीना चाहिए। और हम थोड़ा चिल्ड तक पी सकते हैं, बट वी शुड नॉट इंडल्ज वेरी आइस कोल्ड और कैफीन रिलेटेड ड्रिंक ये सब ना लें। जी डॉक्टर साहब, सिंपल लेना है, जो कि आप ठीक है, आप नारियल पानी पी ले रहे हैं या तरबूज खा ले रहे हैं, उसमें आपको पानी मिल जाता है। ठीक है, कोई लोग बोलता है कि आम का वो पन्ना पीता है, तो बेसिकली उसमें हमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। जी, तो इसीलिए जी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जहन में है, वो भी लू से रिलेटेड ही है, गर्मी की मार से रिलेटेड ही है। आमतौर पे देखा जाता है कि अचानक ही उल्टी आनी शुरू हो जाती है, दस्त आने शुरू हो जाते हैं, तो हम कैसे पता करें कि ये हमारे को हीट वेव या लू के कारण हुआ है, गर्मी के कारण हुआ है? देखिए, ये किस कंडीशन में हुआ है उस चीज को पहले हमें देखना होगा। जी, मरीज कहाँ था, मान लो आप धूप में है, आप कोई हलवाई है, आपके आगे काम कर रहा है, कुक कर रहा है, उसको स्वेटिंग हो जा रही है, उसको इग्नोर करता चला गया, वो न उसने पानी लिया, न फिर अपने को हाइड्रेट नहीं किया, तो हीट एग्जॉर्शन होके अल्टीमेटली फिर वो हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया।
यदि वॉमिटिंग और ये सब होना शुरू हो गया तो इसका मतलब कि आपके ब्रेन पर भी असर आ रहा है। और तो एक्चुअली उसी को हमें प्रिवेंट करना है जी। जब हीट स्ट्रोक हो गया तो बहुत ही फास्ट हमें कूलिंग करनी पड़ेगी। और इतनी जितना फास्ट हम कर सकते हैं ताकि टेम्परेचर को खास लेवल पर हम ला सकें। 39 डिग्री के आसपास है। आपको देखिए जो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, जो आप हीट पे काम करते हैं आपको हिंट देता है। कई कंडीशन से पहले आपको सिंपल क्रैम्प होंगे, सिनकोपी हो गया, फिर एग्जॉशन आएगा, फिर स्ट्रोक का। जो स्ट्रोक हो जाएगा तो एज इज वेरी डेंजरस एंड इट इज ए एक्यूट इमरजेंसी। ओके तो डॉक्टर साहब इस एक्यूट इमरजेंसी के अंदर कितना हमारे पास वक्त होगा या कोई हम ऐसा प्राथमिक उपचार कर सके ताकि अस्पताल तक ले जाने तक हम अपने मरीज की देखभाल कर सके? मरीज को जहां तक हो इमीडिएटली किसी भी ठंडे जगह में ले जाना चाहिए। आजकल देखो शहर में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आजकल जगह जगह हर जगह एसी मिल जाते हैं, कहीं ऑफिस है, घर है, किसी न किसी के यहाँ जी। तो जहाँ नहीं होती है वहां पर जैसे विलेजेस वगैरह व्यवस्था हो जाएगी। जब मैं आर्मी में था तो वहां पर एक रूम बनाया जाता था, आइस रूम, जिसमें कि आइस की सिलियां रखी रहती थी। और जिसे इस तरह का होगा उधर ये कर दिया। या आपके पास कोई ठंडे पानी का सोर्स है तो उसमें आप उसको मरीज को इमर्स कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि अब पूरा गर्दन वगैरह भी ना उसमें डूब जाए बॉडी को, वो चिल्ड है। दूसरा कि नहीं भी है तो आप उसको वाटर स्प्रिंकल कर दीजिए बॉडी के ऊपर, स्ट्राइप करिए, स्प्रिंकल करिए और फैन दीजिए। तो स्ट्राइप, स्प्रिंकल एंड फैन। तो जहाँ विलेज में भी है वहां नहीं है तो आप नॉर्मल पंखे से, इससे तौलिए से, किसी भी चीज से, ताकि वो कूलिंग इफेक्ट हो, कंडक्शन से जो हीट है वो बॉडी का निकले। जी। इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं महेश शर्मा जी, आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। महेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बड़ौद से बोल रहा हूँ जी, महेश शर्मा। जी महेश जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है जी, कोरोना से बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी और इसकी समाप्ति कब तक होने की उम्मीद है? जी डॉक्टर साहब बेसिक सवाल। महेश जी, पहले मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आपको अभी तक इतने दिनों कोरोना हो गए और आपने बचाव के उपाय अभी तक नहीं सोचे। जी। एक ही चीज है बचाव का उपाय आज के डेट में। तो पहले मैं कहूंगा जो वैक्सीनेशन नहीं लिए तो वैक्सीनेशन जरूर लें और उसे कंप्लीट करें। बाकी कोई भी चीज है उससे हम थोड़ा अपने को दूर रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, जो पहले से हम लोग शिकायत रहे। अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। क्राउडेड प्लेस में जाए तो मास्क वगैरह लगाएं। और जहां तक कोरोना का सवाल है रहने का, देखिए ये तो रहेगा ही, म्यूटेशन चलते रहेंगे, वेरिएशंस आते रहेंगे। अब है कि वो खतरनाक कितना है जी। हमें यदि तंग नहीं करता है तो हमें कुछ नहीं करेगा। कितने वेरिएंट्स आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं, आप सुनते हैं XCV क्या क्या नाम दिया जाता है ना। लेकिन वो हमें तंग जब तक नहीं करते हैं तो हमें कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। और सावधानी हम कोरोना से निकलिए। जो कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि जो हम अपनी हाइजीन बिल्कुल भूल गए थे, जी, उसका ख्याल ही नहीं रखते थे। जी डॉक्टर साहब जी एक अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, अशोक सिंह जी, आइए उनका सवाल सुनते हैं। अशोक जी स्वागत है आपका। हेलो अशोक जी, क्या आप हमें सुन रहे हैं? हाँ बोलिए जी, क्या सवाल है आपका अशोक जी? मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ सर। ऐसा है कि मेरा 55 एज है मेरा जी। हाँ, और मैं यहाँ पे 2-3 साल से मैं दिल्ली में हूँ और कोरोना का काल में मेरे एक बीमारी पैदा हो गया। मैं दोनों डोज भी लगा रखे हैं, उसके उपरांत भी हमें ऐसे चक्कर आते हैं और इतनी मतलब पसीना और शरीर में दर्द होता है कि मैं रह नहीं पाता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने सब कुछ मतलब हिलता रहता है, जैसे झटका सा लगता है, कोई बिजली का करंट जैसा। तो मैंने इलाज करा रहा हूँ 3 साल से, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जब तक गोली खाते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद वैसे ही है। तो सर ये मेरा सवाल है, मैं डॉक्टर साहब से सलाह पूछना चाह रहा था कि जी आप फोन लाइन पे रहिए। इनका बेसिकली ये क्या बता रहे हैं कि इन्हें कोरोना भी हो चुका है, वैक्सीन भी ले चुके हैं और चक्कर आते रहते हैं। हाँ, इनको चक्कर आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ इनके सामने घूम सा रहा है। तो देखिए बिना देखे तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कॉमन जो चक्कर इसमें होते हैं, यदि उनसे बात हो सकती है यदि। हेलो नहीं शायद फोन कट गया उनका। तो
ज्यादातर केसेस में देखा गया कि कान के पास जो कल्प्रिट होता है तो उसमें हमारे इंटरनल ईयर में जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं इरिटेशंस होती हैं, जिसको ट्रू वर्टाइगो बोलते हैं। ज्यादातर ये पोजीशन चेंज करने से होता है जी। जैसे हम एक करवट से दूसरे करवट, यदि उनको चलते चलते आता है, बैठे बैठे भी आता है या कोई घबराहट होती है तो उनको कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करा लेना चाहिए। बीपी वगैरह कैसा कि कोई एरिथमिया वगैरह तो नहीं, हार्ट रेट इरेगुलर तो नहीं चल रहे हैं। तो ज्यादातर केसेस में वही ईयर रिलेटेड, तो दवाइयां जब हम देते हैं तो उसको ईयर को शांत करती है तो आदमी को आराम मिल जाता है। जी डॉक्टर साहब, जो कोमॉर्बिड व्यक्ति होते हैं, जैसे जिन्हें हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है या कोई और व्याधि है, कोई और स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है, क्या उनको लू का खतरा या गर्मी से होने वाली बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है? अब इसमें स्टडी करके तो नहीं हुई है कोई डिटेल, लेकिन चूंकि उनके कोमॉर्बिडिटी है तो उनको कोई भी परेशानी होगी तो उनको बाकी से तो ज्यादा ही तंग करेगा। दूसरी बात ये मोटे हैं तो थ्योरेटिकली क्या है कि उन्हें ज्यादा गर्मी भी लगती है, उन्हें कूलिंग के लिए भी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जो मोटे होते हैं चर्बी ज्यादा होती है, बॉडी में फैट होता है तो हीट लॉस करने में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ भी बात आ जाती है एक्लिमेटाइजेशन नॉन एक्लिमेटाइजेशन। जो एक्लिमेटाइज हो जाते हैं तो वो अपने आप को मैनेज करते हैं, लेकिन उनकी सरफेस एरिया ज्यादा है, उनकी वाटर इंटेक भी ज्यादा होगी और हार्ट वाले को भी असर करेगा क्योंकि जब हम डिमांड बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट वगैरह ये सब बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है, पसीने आते हैं, तो इससे हार्ट के ऊपर भी लोड पड़ता है। तो हार्ट वाले पर ज्यादा रिस्क पर होंगे ही। जी डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि अब जैसे ही गर्मियां आई, मौसम में बदलाव होना शुरू किया, लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है और कभी कभी एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं, उससे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिम जाना शुरू कर देते हैं, रनिंग शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा खास वक्त जिसमें उन्हें ये नहीं करना चाहिए या सिर्फ इतने से इतने वक्त तक इन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कितनी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि गर्मी के इस दिनों में भी वो अपने आप को बचा के रख सके? देखिए, यदि उन्हें कुछ एक्सरसाइज करनी है बाहर में यदि करना तो अर्ली मॉर्निंग क्या करें, जो शुरुआत से चली आ रही है कि हमको सुबह सुबह बिल्कुल ठंडे टाइम में, और दिन में तो विगरस एक्सरसाइज करें ही ना, क्योंकि आपकी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हर एक सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको फूड इंटेक की ज्यादा जरूरत होती है। और जहाँ तक जिम की बात है, एसी में जिम होता है, आजकल तो एसी रहते हैं सारे जगह, तो जिम में भी विगरस एक्सरसाइज जहाँ तक अवॉइड ही करें, क्योंकि निकल के बाहर आते हैं, ठीक है जिनकी गाड़ी है, गाड़ी में बैठे एसी में चले गए, घर चले गए तो उनमें, लेकिन वही जब हम दूसरे लोगों को देखें जिनको सुविधा नहीं है तो यदि हम विगरस एक्सरसाइज भी करते हैं, स्वेटिंग होते हैं, तो अपने को प्रॉपरली हाइड्रेट करें, लिक्विड हम लेते रहें। जी, हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। सबसे मैं इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा, सिंपल है, जहाँ आपको लगता है हल्की सी थर्स्ट फील हो रही है, आपको देखें तो आपका यूरिन थोड़ा डार्क हो रहा है, कंसंट्रेटेड हो रहा है, तो आप समझ जाए कि आप में पानी की कमी हो गई है जी, और इमीडिएटली रिप्लेस करें उसको जी। बाकी फ्रिक्वेंटली आप ले रहे हैं, टाइमली ले रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये जरूर एक बहुत अच्छा सिंपल हिंट है जो किसी के लिए, बाहर में भी काम कर रहा है, अंदर में भी है। जी, यानी अपने आप को गर्मी के दिनों में हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। जहां भी आपको लगे कि आपको थोड़ी भी प्यास लग रही है या आपको जो यूरिन है उसका कलर जो है वो येलो हो चुका है, तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। बहरहाल महाराजगंज चलते हैं, वहां से सुभाष जी का प्रश्न सुनते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। सर नमस्ते। नमस्कार सुभाष जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सुभाष जी, नमस्ते। मैं सर पूछना चाहता था, बुजुर्गों की अपेक्षा, बल्कि ये कह दें कि 50 इयर्स के और 18 वर्ष के युवाओं में जो मधुमेह यानी जो डायबिटीज होते हैं, क्या बुजुर्गों में ही ज्यादा होती है या युवाओं में भी ज्यादा उनकी खतरा बने रहते हैं? मैं यही जानना चाहता था। जी डॉक्टर साहब, मधुमेह यानी डायबिटीज आज की डेट में बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये जानना चाहते हैं क्या किसी विशेष आयु वर्ग में ज्यादा होती है या फिर बुजुर्गों में ही ज्यादा होती है? देखिए, डायबिटीज में हम लोग सिंपल वे में वैसे कई क्लासिफिकेशन हो चुके हैं, तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये भी एक वे क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यदि अर्ली एज में किसी को होता है, किसी भी डायबिटीज वाले को बेसिक ये पैथोलॉजी होती है कि जो बीटा सेल होता है पेनक्रियाज में, उसकी कमी होने लगती है फंक्शन, और उसकी कमी से इंसुलिन कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज डेवलप करता है। तो जितने अर्ली एज में वो डेवलप होगा डिफिशियंसी, उनको इंसुलिन की उतनी जरूरत पड़ेगी, और जो बहुत अर्ली एज में कई बार प्रेजेंट भी करते हैं कॉम्प्लिकेशन लेकर के फर्स्ट टाइम, क्योंकि इंसुलिन की इतनी डिफिशियंसी,
वही लेट एज में जिन्हें होता है तो उनको उतनी कॉम्प्लिकेशन के रूप में कम ही प्रेजेंट हो पाती है। उन्हें पता चल जाता है, रूटीन जांच भी करा लेते हैं लोग, या कुछ सिम्टम्स होने शुरू होते हैं। जहाँ तक खतरा है वो तो दोनों को होगा। यदि कंट्रोल में नहीं है तो उसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होगी। जितना अर्ली है लेट कॉम्प्लिकेशन उतने ज्यादा होंगे। जी, हमारे अगले कॉलर हैं बुलंदशहर से गजेंद्र त्यागी जी। गजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार गजेंद्र जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गजेंद्र जी। आज डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं जो है 50+ हूँ जी। हाँ जी, तो मुझे जो है ना तो कोई बीमारी है जी, बहुत बढ़िया, और ना ही कोई टेंशन है मुझे जी। बहुत अच्छी बात है। अब तो बहुत अच्छी बात। मेरा जो है वजन कम हो रहा है, पता नहीं कैसे। जी डॉक्टर साहब, ये एक समस्या है, वजन कम हो रहा है। आप लाइन पर बने रहिए गजेंद्र जी। ये बताइए कितना वजन कम हुआ है और कितने दिनों में? जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से मेरा 3 किलो वजन कम हो गया। लॉकडाउन मतलब 2 साल में 3 किलो? पता नहीं मास्क लगाने की वजह से हो रहा है। नहीं, क्या नहीं, हो रहा है वजह से? 2 साल में 3 किलो कम हुआ है ना? हेलो गजेंद्र जी, आपका जो वजन कम हुआ है वो 2 साल में 3 किलो वजन कम हुआ है? 2 साल में 3 किलो वजन कम हो गया। तब तो कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है। तो कई बार छोटे मोटे कारण भी हो सकते हैं, डायबिटीज आप से भी हो सकता है। तो 2 साल में 3 किलो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भी यदि आपको लगता है कि हाथ में ज्यादा कम है तो आपने ब्लड शुगर का टेस्ट और थायराइड टेस्ट, ये 2 चीज जरूर करा लें कम से कम। तो थोड़ी मदद मिलेगी। हमें नहीं लगता है कोई ऐसी चिंता वाली बात है। 2 किलो 3 किलो वेरिएशन तो होता है, 2 साल तो बहुत हो गए। हमें उम्मीद है कि गजेंद्र जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, जब फिर एक बार हम लू की तरफ अपने आप को रुख करते हैं आपने इस कार्यक्रम का, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मियों में हमें अपने खान पान में क्या खास बदलाव करना चाहिए कि बाहर निकलने से पहले और जब हम घर में वापस लौट कर आएं, ताकि हम लू से अपने आप को बचा सकें या लू से लड़ सकें। जैसा पहले मैंने भी कहा, जब भी घर से निकले खाली पेट ना निकले। तो यदि आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट ही कर लिया या लंच करके निकल रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह तो सफिशिएंट आ गए। अब आप सिंपल फ्लूइड पानी का बोतल भर के रख लें, 1 लीटर 2 लीटर, और उसको रीयूजेबल रखें ताकि उसको रिप्लेस करते जाए जहाँ खाली हो जाए बोतल जी। और वो रेगुलर इंटरवल पर देते रहे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वर्किंग कंडीशन कैसी है। जैसे खेत में काम करता है, हल चलाता है, आप देखेंगे कि वो खाने में नमक की मात्रा भी ज्यादा लेते हैं जी, और 5-5, 6-6 लीटर से भी ज्यादा पानी वो पी जाता है जी। लेकिन वही कोई एसी में बैठ कर ऑफिस में काम करता है तो उससे सावधानी बस उतने पीरियड का रखना होता है जब वो ट्रेवल करता है ओपन में, धूप में, उस वक्त। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से सौरभ। आइए उनकी भी जिज्ञासा, उनका प्रश्न जान लेते हैं। सौरभ जी, क्या प्रश्न है आपका? स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी शुक्रिया। एक्चुअली सर, मेरी माँ है जिनकी उम्र आज के टाइम में 50 साल है जी, और उन्होंने जब से वैक्सीन लिया है अपने राइट हैंड पे, तब से उनके बाजू में ना घुटने से मतलब कि पैर का जो कोई नहीं और हाथ तक कोई नहीं होता है, वहां से लेकर के और कंधे तक, शोल्डर तक, इसमें ना पेन रहता है रेगुलर। कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी थोड़ा सा नॉर्मल डे में थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ये पेन कैसा करंट ऐसा रहता है क्या सर? ये पेन किस तरह का होता है? जैसे करंट चलता है उस तरह से होता है? हाँ, उस टाइप का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, करंट टाइप का ही। हाँ। आप ये बताइए कि जब उनको कुछ याद है, जब वैक्सीन लगा था तो बहुत तेजों से हाथों में झंझनाहट वगैरह तो नहीं हुई थी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं। देखिए, इसमें देखना पड़ेगा। बिना आप जहाँ भी रहते हैं एक बार लोकल डॉक्टर दिखा एग्जामिन कर ले कि लोकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नर्व के आसपास कोई प्रेशर या कोई मसल्स ग्रुप में कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं डेवलप। तो बिना देखे कुछ कमेंट्स करना बड़ा मुश्किल है कि किस वजह से हो रहा है। जी
सौरभ जी, लोकल डॉक्टर को दिखाएं और वो जो टेस्ट बताए उनको आप टेस्ट कीजिए, करवाइए। कौन सा टेस्ट बोला था सर? आवाज नहीं आई थी। हाँ, टेस्ट नहीं, उनको आप पहले दिखा लीजिए ताकि वो एग्जामिन करके देख लें कि ये किस तरह का पेन है। एक्चुअली सर ये ना हमने एक्सरे वगैरह कराया था, तो इसमें कुछ डॉक्टर ने बोला कि इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक्सरे में कुछ नहीं आएगा। एक्सरे में यदि बोन में कुछ प्रॉब्लम हो, ये लोकल मसल पेन, मसल डैमेज, कोई फाइबर में इंजुरी हो गया हो तो उन सब से भी हो सकती है, या कोई नर्व में इरिटेशन हो। अच्छा। जी, ओके। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम अपने बेसिक प्रश्न की तरफ लौट पड़ते हैं जहां से अपने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। अब हम जानना चाहेंगे आपसे, हमें अपने मेडिकल बॉक्स में जो हमारे घर पर रहता है या ऑफिस में रहता है, उसमें हमें ऐसी कौन सी चीजें रखनी चाहिए ताकि अगर किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक होता है तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके? देखिए, मेडिकल बॉक्स में रखना तो मुश्किल है, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, जब भी हीट स्ट्रोक हो पैरासीटामोल वगैरह भूल के मत दें, फीवर कम करने वाली दवाएं, वो टेंडेंसी होती है। इसका एक ही इलाज है, कूलिंग। पर डॉक्टर साहब, अचानक फीवर आ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दैट इज बिकॉज ऑफ अ हीट स्ट्रोक? आपको पता चल ही जाएगा। मान लीजिए, वो तो मैं कहा कि किस कंटेस्ट में हुआ है। बाकी यदि आपको लगता है कि आपने कोई धूप में एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, एक्सपोजर नहीं हुआ है, आप एसी में रह रहे हैं, उसके बाद भी बुखार आ रहा है आपको, आप हाइड्रेटेड हैं, तब अदर कॉज ऑफ फीवर को हमें रूल आउट कर लेना चाहिए। हाई फीवर है तो मलेरिया तो नहीं है, डेंगू, किसी भी अदर फीवर को तो उस कंटेस्ट में देखना पड़ेगा। लेकिन वही एक आदमी आ रहा है 2 घंटे का धूप में साइकिलिंग करके आ रहा है और आते के साथ हम देखते हैं उसका बॉडी बहुत गर्म है, 104 डिग्री फीवर है, तब तो हमें समझना पड़ेगा कि इससे हिस्टोगा, फिर नौजिया भी फील कर रहा है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा इसके यही टेस्ट होगा। ओके, डॉक्टर अहमदाबाद का रुख करते हैं। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी। सर ऐसा है, मैंने प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया है जी, उसके बाद ब्लेडर नेक इंसिजन का कराया है, BNI, ठीक है, और उसके बाद यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का ऑपरेशन कराया है, ठीक है। नाउ ऑल दिस आफ्टर 3 ऑपरेशन माय डॉक्टर हैव एडवाइज्ड, यूरोलॉजिस्ट हैव एडवाइज्ड टू टेक बेथरन टेबलेट, बेथेनोकोल क्लोराइड। जी। हाँ, नाउ एक्चुअली पहले 2 लेने के लिए बताई थी, फिर बाद में 1 बताई। और अभी मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, लाइफ टाइम ले सकता हूँ मैं? हाँ, ऐसा है प्रवीण जी, क्योंकि इस पर मैं एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ और मुझे सर्जरी का अनुभव नहीं है, और इन्होंने क्यों शुरू किया है, क्या सोच के शुरू किया है, तो ये ही इज अ बेटर जज। तो या तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट से, अदर सेकंड ओपिनियन से किसी दूसरे यूरोलॉजिस्ट से या उन डॉक्टर साहब से बात जरूर कर लीजिए, बंद करने से पहले। अंदाज से ऐसे मत बंद करिएगा। जी, डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच रहे हैं। यहाँ से एक और सवाल, और बहुत ही संक्षेप में हम उसका जवाब चाहेंगे कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर बुखार हुआ, लू से बुखार हुआ या किसी वजह से बुखार हुआ तो खुद ब खुद दवाई लेनी शुरू कर देते हैं या कुछ घरेलू उपचार जो है वो शुरू कर देते हैं। ये कितना ठीक है? देखिए, जब भी हम लू सस्पेक्ट करें तो यहाँ पर हमें कोई किसी तरह की फीवर डाउन करने वाली मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो असर ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही दूसरा होता है। जी, जो नॉर्मल फीवर होता है आपकी, जो हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती है, यहाँ वो वाली बात नहीं है। यहाँ बात ये होती है कि आपकी बॉडी जितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है या जितने, उससे वो उतना निकाल नहीं पा रही है। जी, वो टैबलेट आपको हेल्प नहीं करेगा, तो जितनी आप कूलिंग करेंगे फास्ट वही है, और उसके वही तरीके हैं यदि आपके पास। हाँ जी, डॉक्टर झा, आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बस इतना ही जुड़ पाएंगे क्योंकि वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन उन तमाम जो आपने सुझाव बताए हैं गर्मी से लड़ने के, लू से लड़ने के, हमें उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स, हमारे श्रोता वो जरूर अपनाएंगे और इस दौरान जब तापमान बढ़ेगा तो अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट रखेंगे और अपने आप को लू से बचा के रखेंगे। डॉक्टर झा, आज के कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल रात 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ जो कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा होगा। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉक्टर P.K. झा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।